नमस्कार, मेरा नाम अमृता सिंह तेवतिया है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज ब्रिजघाट हापुड़ में विज्ञान की शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ई लर्निंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत आज मैं आप सबके सामने कक्षा 9 में विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाला पाठ संख्या 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है बच्चों अशुद्ध पदार्थ। तो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जो कि आप इससे पिछले पाठ में पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह चीज होती है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ जगह को घेरती है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। यानी रासायनिक और भौतिक विज्ञान की भाषा में ऐसी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है एवं वह कुछ भार को घेरती है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस पाठ में किस चीज के बारे में चर्चा करेंगे? हम शुद्ध अशुद्ध पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। हम विलयन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, हम निलंबन के बारे में इसमें चर्चा करेंगे और कोलाइडल के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करें। जैसा कि मुख्य रूप से पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, आप सब जानते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए, इस चार्ट के माध्यम से हम यहाँ समझेंगे पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, या मिश्रण को हम बच्चों अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। शुद्ध पदार्थ के 2 भाग होते हैं, एक होता है तत्व, दूसरा होता है बच्चों यौगिक। मिश्रण के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है समागी मिश्रण और एक होता है विषमागी मिश्रण। तो अब हम इस पूरी वीडियो में जो हमारी चर्चा होगी वह इस चीज के ही इर्द गिर्द होगी, यानी मिश्रण के बारे में हम पढ़ेंगे और तत्व, यौगिक, समागी मिश्रण, विषमागी मिश्रण, इन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। बच्चों, जैसा कि आप मार्केट जाते हैं, आप कोई सामान लेके आते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेती हूँ, शुद्ध घी लिखा होता है उस पैकेट के ऊपर, शुद्ध घी लिखा होता है, शुद्ध दूध लिखा होता है, तो हम उसको क्या समझते हैं कि वो प्योर है। हम कैसे कह सकते हैं कि वह चीज प्योर है या शुद्ध है? हमने देखा कि उसमें घी है, यानी सिर्फ घी है, कोई और मिलावट नहीं है, तो यानी वह वस्तु क्या हो गई? शुद्ध हो गई। परंतु बच्चों, वैज्ञानिकों की भाषा में वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ दूध का, ठीक है। दूध में क्या क्या होता है? पानी भी होता है, वसा भी होती है, प्रोटीन भी होता है। तो वैज्ञानिकों के हिसाब से दूध जो है वह क्या है? शुद्ध पदार्थ नहीं है, वह कैसा पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ है। क्यों अशुद्ध पदार्थ? इसलिए है क्योंकि दूध क्या है? प्रोटीन, वसा और पानी का क्या है? मिश्रण है। तो इसलिए वैज्ञानिकों के हिसाब से ऐसी वस्तुएं जो एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है, उनको वे क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। और जो वस्तुएं केवल या पदार्थ एक ही पदार्थ के अणुओं से मिलकर बनी हुई होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ शुद्ध पदार्थ। तो यहाँ पे इस परिभाषा के माध्यम से समझेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में, यानी जिन पदार्थों के अणु एक प्रकार के होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, कि पदार्थ के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, इसमें उदाहरण ले सकते हैं लोहा, जल, तांबा इत्यादि। सोना है, सोना क्या है? केवल उसमें किसके अणु है? सिर्फ सोने के, है ना। सोना पदार्थ होता है तो सिर्फ उसमें किसके अणु है? केवल सोने के, यानी गोल्ड के। ऐसे ही जल में क्या है? सिर्फ जल के ही अणु है, उसमें और किसी चीज का घोल नहीं है या कोई और चीज उसमें मिली हुई नहीं है। तांबा भी इसी प्रकार से क्या है? केवल एक ही प्रकार के अणु है, यानी सिर्फ तांबे के ही अणु इसमें उपस्थित है। तो इसलिए ये कैसे पदार्थ हो गए बच्चों? शुद्ध पदार्थ कहे जाते हैं।
अब हम यहाँ जानेंगे अशुद्ध पदार्थ के बारे में। यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ को मैं आपको दो परिभाषाओं के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले अभी बताया थोड़ा आपको कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जिन पदार्थों के अणु एक से अधिक होते हैं उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं। या हम इसको दूसरी परिभाषा के माध्यम से समझेंगे, जिन पदार्थों के अणु एक समान नहीं होते ऐसे पदार्थों को हम बच्चों अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही तरह के अणु नहीं होते। कैसे होते हैं, दो या दो से अधिक कितने भी प्रकार के उसमें अणु उपस्थित हो सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। यहाँ पे उदाहरण लेती हूँ मैं, चीनी तथा जल का मिश्रण। ठीक है, हमने चीनी ली, जल लिया, जल में हमने चीनी को घोला तो वह क्या बन गया, मिश्रण। यानी वह क्या है, वह शुद्ध पदार्थ नहीं है, वह कैसा पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है। क्यों, क्योंकि उसमें चीनी के भी अणु हैं एवं जल के भी अणु उस मिश्रण के अंदर उपस्थित हैं, तो इसलिए ये कैसा पदार्थ हो गया, अशुद्ध पदार्थ हो गया। तो यहाँ पे हमने अभी तक डिस्कस किया शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ के बारे में परिभाषाओं के माध्यम से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेती हूँ एक चार्ट के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर यानी शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, वाटर है, पानी शुद्ध पदार्थ हुआ, है ना। पिज्जा जैसे आप सब लोग खाते हैं, ठीक है, तो क्या वह शुद्ध पदार्थ है, नहीं, वह अशुद्ध पदार्थ है। क्यों, क्योंकि वह कई चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसमें कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है, इसलिए हम पिज्जा को क्या कहेंगे, यहाँ पे मिक्सचर या अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। पिज्जा के बारे में यहाँ पे बताया, यानी कैसा पदार्थ है, ये अशुद्ध पदार्थ है। क्योंकि क्या है बच्चों, ये मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि ये कई तरह के पदार्थों से मिलके बना है। ठीक है, ऐसे ही कौन सा, सैंड, मिट्टी भी कई प्रकार के कणों से मिलके बनी हुई होती है, तो उसमें भी क्या, वो भी कैसी हो गई, अशुद्ध पदार्थ हो गई। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से बताया है कि कौन से पदार्थ शुद्ध होते हैं और कौन से अशुद्ध पदार्थ माने जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे शुगर है, चीनी, वह क्या है, शुद्ध पदार्थ है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ किसके कण है, केवल चीनी के ही यानी शुगर के ही अणु इसमें उपस्थित हैं। ऐसे ही फ्लोर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट यानी कौन सा, टाइड या कोई भी वॉशिंग पाउडर, मैंने यहाँ पे टाइड का एग्जांपल है, इसमें क्या है, व्हाइट और ब्लू क्रिस्टल्स, इसमें कौन कौन से होते हैं, ब्लू आप देखते होंगे पाउडर में ब्लू कलर के भी क्रिस्टल्स होते हैं, व्हाइट कलर के भी क्रिस्टल्स उसमें होते हैं। तो यानी ये क्या हो गया, ये भी एक मिक्सचर हो गया, यानी ये भी एक अशुद्ध पदार्थ माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझा इस चार्ट के माध्यम से शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थों का एक डिस्कशन किया है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं लेती हूँ यहाँ पे सबसे पहले मिश्रण यानी मिक्सचर। इसको हम और क्या बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। अब मिश्रण क्या होते हैं, जब दो या दो से शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों तो उसे हम मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि जल और नमक का घोल या वायु में गैसों का मिश्रण। यानी ऐसा पदार्थ, जब मिश्रण किसको कहेंगे, यानी जिसमें शुद्ध दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिले हों और किसी अनुपात में हम उनको मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे बच्चों जल और नमक का घोल है ना, जल और नमक का घोल क्या हो गया, जल में हमने नमक को घोला तो वह क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें नमक भी है और जल भी है, तो दो शुद्ध पदार्थों को जब हमने आपस में मिलाया तो हमें क्या मिला, मिक्सचर यानी मिश्रण मिलता है। ठीक है, अब दूसरा मैंने यहाँ पे उदाहरण जैसे वायु में गैसों का मिश्रण। आप देखते हैं हम सांस लेते हैं तो वायु की वजह से ही हम सांस ले पाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि वायु में कई प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, एवं कई प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं। तो वह भी क्या हो गया, एक प्रकार से वायु भी क्या हो गई बच्चों, मिश्रण हो गया, क्योंकि सभी कई गैसों का मिश्रण हो गया, मिक्स हो गई आपस में, तो उन्होंने क्या बनाया, एक मिक्सचर बना दिया, किसका, गैसों का। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई मिश्रण के बारे में, आप समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे कि मिश्रण के प्रकार। अभी हमने पिछली स्लाइड में मिश्रण के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण बच्चों मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण जिसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक लेके आगे चर्चा करेंगे मिश्रण के प्रकारों के बारे में। सबसे पहला है यहाँ पे बच्चों समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर।
ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता, ऐसे मिश्रण को हम समागी मिश्रण कहते हैं। मतलब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, समागी मिश्रण क्या, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं जैसे 2 पदार्थ, शुद्ध पदार्थों को लिया, हमने उनको मिला दिया, तो जब हम उसको मिलाने के बाद जो नया पदार्थ मिला, जो मिक्सचर मिला, हम उसको उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब हम अलग अलग उनको नहीं देख सकते, हम यह नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं। ठीक है, यानी आप वो इतनी आराम से आपस में घुल जाते हैं, आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं कि ये हमारे लिए बताना संभव नहीं होता कि इसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, समागी मिश्रण। एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलाते हैं और हम उनको क्या अलग अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते या अलग अलग नहीं देखा जा सकता, ऐसे मिश्रण को हम समागी मिश्रण कहते हैं या होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पे जैसे उदाहरण लिया है मैंने, नमक और पानी का मिश्रण और मिश्र धातुएं। जैसे पानी और नमक का क्या, पानी लिया हमने, उसमें नमक डिसॉल्व किया, तो क्या जब पानी के अंदर नमक अच्छे से घुल जाएगा तो क्या आप उसमें बता सकते हैं कि इसमें नमक है या नहीं है? हम नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा, हम देख ही नहीं सकते कि उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ उपस्थित है। तो वह नमक और पानी का घोल क्या हो गया, कैसा मिश्रण हो गया, समागी मिश्रण। ऐसा ही मिश्र धातुएं, जब बच्चों 2 या 2 से अधिक धातुओं को हम आपस में मिला देते हैं और एक नया पदार्थ बनता है, तो ये हमारे लिए बताना संभव नहीं होता कि इसमें कौन कौन से पदार्थों से मिलके ये धातु बनी हुई है। तो वैसे वो भी मिश्रण कैसा हो गया, समागी मिश्रण कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम विषमागी मिश्रण की तरफ। विषमागी मिश्रण को हम और क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हम कहते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं अतः परंतु उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विषमागी मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल और पानी का मिश्रण, आप एक पानी लीजिए और थोड़ा सा तेल लीजिए, आप उसको डिसॉल्व करिए, मिलाइए, तो क्या पानी के अंदर तेल घुल जाएगा? नहीं घुलता, हमें उसकी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे कण वो पानी के ऊपर दिखाई देते हैं। तो ऐसा मिश्रण कैसा मिश्रण हो गया, विषमागी मिश्रण हो गया। क्यों हुआ? इस वजह से क्योंकि पानी के अंदर जो तेल है जो हमने डाला वह अच्छे से उसमें घुला नहीं है, मतलब हम उसके पदार्थों को हम बता पा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं, एक तो तेल है और दूसरा जल है, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं आसानी से। तो ऐसे मिश्रण को हम कहेंगे विषमागी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम विलयन की तरफ। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है क्या बच्चों, विलयन, या जिसको हम इंग्लिश में सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब हाँ, विलयन की परिभाषा समझे, विलयन होता क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समागी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। यानी ऐसा मिश्रण या ऐसे पदार्थों के समागी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे हमने कोई सॉल्यूशन लिया, समागी मिश्रण लिया, ठीक है, तो जब हमने वो क्योंकि हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हमें वो क्या हुआ, एक सॉल्यूशन मिला जिसको हमने क्या कहा, विलयन। यानी कोई भी समागी मिश्रण का कोई भाग हो उसको हम क्या कहेंगे, विलयन कहते हैं। विलयन के अवयव, विलयन बच्चों 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, यानी सॉल्यूशन जो होता है वह 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है आपका विलायक, दूसरा है बच्चों विलेय, यानी 2 चीजों से मिलकर बनाया होता है। अब हम ये इसकी परिभाषा समझेंगे, विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विलायक क्या होता है। बच्चों, विलयन में, यानी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं, और विलयन के केस में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलेय कहते हैं। यानी जो विलयन होता है वो मेनली विलायक और आपके विलेय के ऊपर ही डिपेंड होता है। यहाँ पे मैं उदाहरण लेती हूँ, जैसे नींबू तथा जल के विलयन में हमने नींबू और जल का मिश्रण बनाया, तो अब हम उसमें क्या, जल क्या हो गया, विलायक। क्यों? क्योंकि जल की मात्रा क्या हुई, अधिक हुई,
और नींबू क्या हो गया हमारा, विलेय। क्यों? क्योंकि नींबू की मात्रा क्या है बच्चों, कम है, इसीलिए हमने क्या कहा इसको, नींबू जल को तो हमने विलायक कहा और नींबू को हमने विलेय कहा। ऐसे ही दूसरा है चीनी और जल के विलयन में। चीनी और जल के विलयन में क्या हुआ, जल तो हो गया हमारा विलायक और चीनी क्या हो गई हमारी, विलेय। तो ये विलयन के केस में विलायक और विलेय को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। तो ये हमने यहाँ पे ये चीज क्लियर की, विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। विलायक वह होता है विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है बच्चों, उसको तो हम विलायक कहते हैं, और विलयन के केस में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलेय कहते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे विलयन के गुण के बारे में, यानी सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, पहला क्या है, विलयन एक हमेशा समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, दूसरा, इसमें कण का व्यास 1 नैनोमीटर होता है, 10⁻⁹ नैनोमीटर भी बोल सकते हैं, इसीलिए आंखों से नहीं देखे जा सकते, इसलिए हम इनको आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तीसरा, इसके कारण विलयन के कण प्रकाश के किरण को नहीं फैलाते हैं, इसी वजह से इसके कण बहुत छोटे होते हैं, तो इसी कारण से ये क्या होते, ये प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे, टिंडल बोलते हैं इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ विलयन की प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी बच्चों दी गई हैं, तो इनको आप अच्छे से समझने का आगे प्रयास करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम विलयन के सांद्रता। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की किसी निश्चित मात्रा में, ठीक है, घुले हुए विलेय पदार्थ को, मतलब विलायक में किसी निश्चित मात्रा में विलेय का घुले हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। और बच्चों इस टॉपिक, ये विलयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के ऊपर कई आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं जो पेपर में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, विलेय की सांद्रता को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, विलेय का द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन का द्रव्यमान। यहाँ दोबारा बताऊंगी मैं, विलेय का द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन का द्रव्यमान। इसके डिवाइड करने के बाद हम इसको क्या निकाल जाती है, हमारे पास विलयन की सांद्रता आ जाती है। तो कई बार बच्चों इसका प्रतिशत पूछा जाता है, तो उसको आप कैसे ज्ञात करेंगे, जब आप विलयन की सांद्रता यहाँ पे निकाल लेंगे तो उसको 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो उसके बाद हमारे पास क्या परसेंटेज आ जाएगी, किसकी, विलयन की सांद्रता की परसेंटेज हमारे पास यहाँ पे निकल कर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम विलयन के प्रकार। विलयन बच्चों 9 प्रकार का होता है। जैसे हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो उसी में क्या होता है, ठोस का गैस में, ठीक है, ठोस का द्रव्य में, ठोस का ठोस में, द्रव का द्रव्य में, द्रव का ठोस में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव्य में और गैस का गैस में। ये क्या होते हैं, विलयन के कुछ प्रकार हैं। 9 प्रकार के विलयन यानी सॉल्यूशंस पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार। ठीक है, अब हमने जैसे विलयन के बारे में चर्चा की, विलायक के बारे में पढ़ा, विलेय के बारे में पढ़ा। अब बच्चों उसी के बेस के ऊपर, विलायक और विलेय के बेस के ऊपर यहाँ पे 5 प्रकार के विलयन पाए जाते हैं। ये पहला होता है तनु विलयन, दूसरा होता है सांद्र विलयन, तीसरा होता है संतृप्त विलयन, चौथा होता है अति असंतृप्त विलयन और 5वां होता है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के विलयन पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तनु विलयन, तनु विलयन वह प्रकार का विलयन होता है जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। उस ऐसे सॉल्यूशन को या विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। दूसरा है बच्चों हमारा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में क्या होता है, जिसमें विलायक की मात्रा कम होती है और विलेय की मात्रा अधिक होती है, ऐसे को हम सांद्र विलयन कहते हैं। तीसरा है हमारा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या होता है बच्चों, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम क्या होता है, उसमें विलायक के अंदर और अधिक विलेय हम नहीं घोल सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन क्या हो गया, जिसमें बच्चों हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या बढ़ाकर या घटाकर क्या कर सकते हैं,
विलायक के अंदर और अधिक विलय को हम घोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं। जो पांचवा है अति असंतृप्त विलयन, इसमें हम क्या करते हैं, या तो टेम्परेचर को कम करते हैं या बहुत इंक्रीज कर देते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं हम, विलय और अधिक घुलनशील हो जाता है, घुल रहा है लेकिन अगर हमने टेम्परेचर कम या ज्यादा किया तो और अधिक घुलनशील हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया किस चीज के बारे में, विलयन के 5 प्रकारों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की इस स्लाइड में। नेक्स्ट चलते हैं हम, निलंबन क्या होता है। बच्चों अब हम निलंबन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें निलंबन क्या होता है, यह एक विषमागी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है बच्चों, विषमागी मिश्रण, जिसमें विलय कणों का आकार 10⁻³ से लेके 10⁻⁻5 तक होता है। ऐसे मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। ठीक है, दोबारा बताओ, यानी इनके कण क्या होते हैं, 10⁻³ से लेके 10⁻5 तक होते हैं। इसका उदाहरण है धूल और वायु का मिश्रण, यानी धूल में किसके, वायु में किसके कण, धूल के, जो हमें कई बार दिखाई देते हैं। यानी निलंबन के केस में क्या होता है, हम इन कणों को हम थोड़ा नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं बच्चों, निलंबन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, यानी किसकी प्रॉपर्टीज के, निलंबन के गुण। यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये हमें पता चला। इसमें कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी इसके क्या होते हैं, कण थोड़े बड़े होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इनका अणु भार सबसे अधिक होता है, यानी अणु क्या होते हैं, इसमें थोड़े भारी होते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है, इनके कणों पर कोई भी आवेश नहीं होता है। आवेश में क्या यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना तो नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके कणों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज या आवेश नहीं होता है। तो ये थे यहाँ पे निलंबन के कुछ गुणों के बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शुद्ध रूप से पदार्थों के प्रकारों के बारे में। अब तक हमने अशुद्ध पदार्थों के बारे में यहाँ पे चर्चा की, विलयन के बारे में चर्चा की, निलंबन के बारे में यहाँ पे हमने समझा। अब हम समझेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों शुद्ध पदार्थ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व, दूसरा होता है बच्चों यौगिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और फिर यौगिक के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे तत्व क्या होता है। तत्व को हम एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब तत्व क्या होता है, तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी तत्व क्या होता है, ऐसा मूल रूप है, बेसिक चीज है, पदार्थ की बेसिक यूनिट है जिसको हम आगे किसी भी पदार्थ में, सरल पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम इत्यादि। ठीक है, ये कौन से पदार्थ हो गए, ये क्या हो गए, तत्व हो गए। यानी हम इनको आगे किसी भी और सरल पदार्थ में हम डिवाइड या तोड़ के आगे नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब तक जो तत्वों की संख्या है वह बच्चों 110 से अधिक है। रिसर्च के द्वारा यह प्राप्त किया गया है कि तत्वों की संख्या कितनी है, 110 से अधिक है। इसमें 92 जो हैं वो प्राकृतिक हैं तथा शेष जो बचे हैं वे मानव निर्मित हैं। यानी 110 में से 92 तत्व या एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, और जो बचे वे किसके द्वारा बनाए गए हैं, मानव के द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हुई कि तत्व क्या है। तत्व क्या होते हैं बच्चे, यानी पदार्थ का एक मूल रूप है, बेसिक यूनिट है किसकी, एक पदार्थ की, उसको हम क्या कहते हैं, तत्व या एलिमेंट कहते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि तत्वों के प्रकार के बारे में। तत्व बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। धातु को हम और क्या बोलते हैं, मेटल्स, अधातु को नॉन मेटल्स बोलते हैं और उपधातु को मेटेलॉइड्स कहा जाता है। अब हम सबसे पहले धातुओं के बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं के गुणों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है क्या, धातु क्या होता है, ये एक चमकीली होती है, मतलब ये शाइन करती है, चमकती है। हम है जो जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, ये शाइन करती है, तो ये क्या है बच्चों, मेटल है।
ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, ये तन्य होती है। तन्य मतलब डक्टाइल, मतलब आप इसको और एक तार के फॉर्म में भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तन्य होती है। चौथा है क्या, ये आघातवर्धक होती है और ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। आघातवर्धन में क्या होता है बच्चों, मतलब आप इसको धातु को पीट कर चादर के फॉर्म में भी आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, धातुओं की प्रॉपर्टीज हैं। ये चमकीली होती है, ये तन्य होती है, यानी आप इसको तार के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है, इसका उदाहरण कौन कौन से हो गए, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम इत्यादि, ये सब क्या है, धातु हैं। यहाँ पे ये मैंने चित्र के माध्यम से भी बताया, गोल्ड, प्लेटिनियम, कॉपर, ये सब क्या है बच्चों, धातु। जो भी कोई भी चीज शाइन करती, चमकती है तो उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे अधातुओं के गुणों के बारे में। ठीक है, ये विभिन्न रंगों की होती हैं। अधातुएं जो होती हैं बच्चों, ये कैसी होती है, नॉन मेटल्स, कई रंग की होती है, पीली, नीली, किसी भी तरह की ये कलरफुल होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। वह तो क्या धातु क्या होती है, सुचालक होती है, लेकिन अधातुएं कैसी होती है, कुचालक होती हैं। ठीक है, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातपूर्ण होती हैं। ठीक है, उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन इत्यादि। ये किसके उदाहरण है बच्चों, अधातुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम यौगिक। यौगिक क्या होता है, इसको हम कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अभी हमने किसके बारे में चर्चा की थी, शुद्ध पदार्थों के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तत्वों के बारे में हमने चर्चा की, तत्वों के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा। अब है यौगिक। ठीक है, यौगिक को हम और क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे जल, यहाँ पे मैं उदाहरण लिया जल का, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया तो हमें क्या मिला, जल प्राप्त हो। तो यानी जल क्या हो गया, यहाँ पे यौगिक हो गया, एक कंपाउंड हो गया, है ना। तो फिर क्या, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, सोडियम प्लस क्लोरीन के मिश्रण से बना, तो यह क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड बना। तो यानी सोडियम क्लोराइड क्या है, एक यौगिक है। यहाँ पे दोबारा बताती हूँ, एक यौगिक वह पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात, एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलने से आपस में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना हुआ होता है। अब जैसे यहाँ पे एक चित्र है वाटर यानी जल का, है ना, तो H2O होते हैं, H2O होता है इसका सूत्र हम जो इसमें, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। यानी 2 एटम्स किसके हो गए, हाइड्रोजन के, और 1 एटम हो गया हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन का। तो ये किसका निर्माण करते हैं आपस में मिलके, H2O, एक वाटर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं दोबारा समझाती हूँ, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे कौन कौन से हो गए पदार्थ, सोडियम और क्लोरीन। यानी सोडियम और क्लोरीन को हमने एक रासायनिक तौर में, एक अनुपात में जब हम उसको मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने किसके बारे में जाना, यौगिक यानी कंपाउंड्स के बारे में हमने यहाँ पे जाना। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मिश्रण और यौगिक में अंतर। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, तो इसको ले लेते हैं हम। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण यानी वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों अथवा द्रव्य के किसी अनुपात में मिला देने से बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मिश्रण कहते हैं। ऐसे ही हम यौगिक का प्रथम अंतर देख लेते हैं, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग अथवा मेल से बने होते हैं, उनको हम यौगिक कहते हैं, जिसके बारे में अभी हमने पिछली स्लाइड में जाना था। दूसरा अंतर यहाँ पे क्या है, मिश्रण में गलनांक क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, परंतु यौगिक के केस में क्या होता है, गलनांक निश्चित होता है। ऐसे ही मिश्रण में क्वंथनांक निश्चित नहीं होता है, परंतु यौगिक के केस में क्वंथनांक निश्चित होता है। ठीक है, और आखिरी और चौथा अंतर क्या है बच्चों, मिश्रण प्रायः विषमांगी होता है और यौगिक समांगी होता है। तो बच्चों ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं किसमें, मिश्रण और यौगिक के बीच में। तो ये मेनली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे हम चलेंगे किसके बारे में,
कोलाइडल विलयन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हालांकि मैं इसके नेक्स्ट भाग में इसी चैप्टर के में उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कोलाइडल विलयन के बारे में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसके कणों का आकार क्या होता है बच्चों, बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम सरलता से नहीं देख सकते हैं। यानी इसके अणु इतने छोटे होते हैं कि हम उसको अपनी नग्न आंखों से आसानी से नहीं देख सकते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पे मैंने लिया है गोंद, रक्त आदि। इसी के बारे में बच्चों हम डिटेल में आगे नेक्स्ट इसी चैप्टर के नेक्स्ट भाग जो है मैं प्रस्तुत करूंगी इसके बारे में। अब आखिरी में हम यहाँ पे गृह कार्य ले लेते हैं। बच्चों मैं एक बार पहले रिवीजन कर लेती हूँ कि क्या क्या आपको मैंने पढ़ाया, इसके बारे में बता देते हैं। हमने आज जो इस पाठ में किस किस के बारे में चर्चा की, हमने शुद्ध अशुद्ध पदार्थों के बारे में जाना, फिर हमने शुद्ध पदार्थों के भागों के बारे में पढ़ा, अशुद्ध पदार्थों के भागों के बारे में इसमें हमने जाना है। ठीक है बच्चों, तो उसी के बेस पे आज मैं आपको कुछ थोड़ा गृह कार्य दे रही हूँ। इसमें सबसे पहला प्रश्न है शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है सममांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है। जैसा मैंने आपको इसमें बताया है सममांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में मैंने इस पे वीडियो में चर्चा की है पूरी, तो इसका भी आप उत्तर देने में समर्थ होंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न है विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग आसानी से करने में समर्थ होंगे। अब आखिरी क्वेश्चन है अपने आसपास की वस्तुओं को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। ये बच्चों एक मेनली एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपके आसपास की वस्तुएं हैं उनमें से आपको शुद्ध पदार्थ छांटने हैं और मिश्रण को अलग करना है। तो ये चीजें तो आपको आपके घर में भी अपनी चारों तरफ दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों आप ये चारों प्रश्नों को करने का कोशिश कीजिएगा और इसी के नेक्स्ट भाग में हम कोलाइडल विलयन के बारे में आगे चर्चा करेंगे और बाकी के पार्ट को उसमें हम आगे कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद।